Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दीपक सिंह राजपूत। साथियों, यह समावेशी शिक्षा के वीडियो के क्रम में भाग दूसरा है, जिसमें हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की। पहले भाग में हमने बात की थी कि विशिष्ट बालकों से हमारा क्या अभिप्राय है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनकी क्या प्रकार होते हैं। यदि हम उनके प्रकारों की बात करें साथियों, तो हमने जाना था कि विशिष्ट बालकों में हम प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, बाल अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक और सृजनात्मक बालकों की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि हम प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाओं की बात करें तो इस क्रम में जो पहली परिभाषा है वो है टर्मन व ओडन की। यह कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो सामान्य बालकों से ये श्रेष्ठ होते हैं किन किन क्षेत्र में? शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन में, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में यह सामान्य बालकों से कैसे होते हैं? उनसे श्रेष्ठ होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। और ये कहा किसने? टर्मन व ओडन ने। नेक्स्ट परिभाषा है वो है पॉल विटी के अनुसार। यह कहते हैं, प्रखर बुद्धि वाला वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। किसने कहा? पॉल विटी ने। साथियों, ये परिभाषाएं तो हो गई दो, लेकिन इनके अलावा जो परिभाषाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो पहली परिभाषा जो महत्वपूर्ण है वो है किसकी? स्किनर व हैरीमैन के अनुसार। आपने नाम सुना होगा किसका? स्किनर का। इनकी हम बात कर लेते हैं, स्किनर व हैरीमैन। ठीक है, स्किनर व हैरीमैन। यह कहते हैं साथियों कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग क्या लिखना आपको? लिखना है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है। उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? स्किनर एवं हैरीमैन। कौन कहते हैं? स्किनर व हैरीमैन क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक या प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसने कहा? स्किनर व हैरीमैन ने। अगली परिभाषा है साथियों टर्मन व मेरेल के अनुसार। आपने नाम सुना होगा टर्मन साहब का। किसका? टर्मन का और मेरेल। टर्मन व मेरेल। यह कहते हैं साथियों कि 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर, क्या कहते हैं? 140 IQ कह सकते हैं बुद्धि लब्धि को। 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभावान कहते हैं या प्रतिभाशाली मानते हैं। क्या है? 140 IQ या बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहते हैं। ये कौन कहते हैं? टर्मन व मेरेल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? टर्मन व मेरेल ने क्या कहा? 140 IQ से ऊपर वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा साथियों क्रो एवं क्रो के जो भी महत्वपूर्ण है। यह कहते हैं साथियों कौन? क्रो व क्रो कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वो जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका IQ कितना होता है? 130 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो। और साथ ही कहते हैं कि जो सामान्य दर्जे के बालकों से भी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। तो पहला इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिनका IQ, जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, अधिक होती है, और जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। और दूसरा कहते हैं कि वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं
जो किसी विशेष क्षेत्र जैसे कला, एक्टिंग यानी अभिनय, संगीत, खेल आदि में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी क्या है, प्रतिभाशाली हैं। ये कौन कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं। तो साथियों हमने बात की यहाँ पे किसकी, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की। आगे हम बात करते हैं। यदि हम आगे बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप यह देख रहे हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान 3 आधार पर कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि, सामाजिक दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से हम पहचान कर सकते हैं। यदि हम बुद्धि लब्धि के आधार पर बात करें साथियों, तो टर्मन कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बालक हैं। एक मनोवैज्ञानिक है बेंटले, जो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर है, जिनका आईक्यू 110 से ऊपर है, वो कैसे हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं। और एक मनोवैज्ञानिक है हैक, यह कहते हैं कि जिनका भी आईक्यू 125 से ऊपर है वो क्या है, वो सभी बालक प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है। और बुद्धि लब्धि के आधार पर देखा जाए तो पूरी जनसंख्या में सिर्फ 2% बालक ही कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। अब साथियों आपके सामने प्रश्न ये होगा कि यदि ऑप्शन में प्रश्न आ जाए कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है, 140, 110 से ऊपर, 125 से ऊपर, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो साथियों आपको हमेशा जो उत्तर देना है, यदि ऐसा कभी उत्तर आ जाए तो आपको देना है टर्मन के अनुसार कि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू होता है। सामान्य रूप से पूछा जाए तब भी आपको कितना लिखना है, 140 से अधिक। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आ जाए कि बेंटली क्या मानते हैं, तो आपको देना है क्या, 110, और हैक के अनुसार आ जाए तो 125। और क्रू एंड क्रू क्या कहते हैं कि जिनका आईक्यू 130 से ऊपर होता है वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो टर्मन कहते हैं 140 से ऊपर, बेंटले कहते हैं जिनका आईक्यू 110 से ऊपर हो, हैक कहते हैं जिनका आईक्यू 125 से ऊपर हो, और क्रो एवं क्रू कहते हैं जिनका आईक्यू 130 से ऊपर हो। ठीक है। तो यदि विकल्प में 140 भी हो, 110 भी हो, 125 भी हो, 130 भी हो, तब आपका उत्तर क्या होगा, टर्मन होगा। यदि मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पूछ लिया जाए तब आपको ए याद रखना है। ठीक है। और सामान्य रूप से पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बालकों की आईक्यू कितना होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 140 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक दृष्टि से साथियों वो बालक प्रतिभाशाली होते हैं जो मान्य व्यवहारों का तो अपनाते हैं और अमान्य व्यवहारों का त्याग करते हैं। जो भी बालक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि मान्य व्यवहारों को अपनाते हैं, जो समाज में जो नियम स्वीकृत हैं, जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं वो स्वीकृत होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और जो व्यवहार गलत होते हैं, जिनका वो त्याग करते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, अमान्य व्यवहार। तो वह बालक जो मान्य व्यवहारों को अपनाते हैं और गलत व्यवहारों का त्याग करते हैं, वो क्या होती हैं, प्रतिभाशाली बालक। यदि हम संख्या की दृष्टि से देखें तो साथियों किसी भी समुदाय की 20% उच्चतम जनसंख्या का भाग कैसा होता है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, है ना। तो किसी भी पूछा जाए कि किसी भी समुदाय की जनसंख्या का कितना भाग प्रतिभाशाली होता है, तो वो होता है कितना, 20%। ठीक है। एक कमीशन है साथियों, इसके अनुसार यूएसए कमीशन ऑफ एजुकेशन के अनुसार 3 से 5% तक बालक प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं साथियों प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता तो आप यह नोट करके रख लो बिल्कुल हमेशा के लिए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं साथियों वो हमेशा जन्मजात होते हैं, है ना। जो उनमें जो प्रतिभाशाली गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, ना कि अर्जित होते हैं। पूछा जाए प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात, अर्जित, तो आपको उत्तर होना है क्या, देना है जन्मजात। अब हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। साथियों पहली विशेषता है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि अधिकांशतः 130 से अधिक होती है। कितनी होती है, 130 से अधिक होती है। यदि हम यहाँ पे टर्मन की बात करें तो कितनी कहते हैं वो, 140 से अधिक, और बेंटले कहते हैं कहाँ, 110 से अधिक, और हैक कहते हैं 125 से अधिक। ठीक है। और क्रू एंड क्रू कहते हैं 130 से अधिक। लेकिन आपको सामान्य तौर पर ही याद रखना है कि 140 से अधिक क्या होती है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य समझ अधिक विकसित होती है। और अगली विशेषता, कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन करते हैं, समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिक कल्पनाशील आदि चिंतन अधिक विकसित होते हैं। यह बालक किसी भी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जो भी यह काम करेंगे साथियों ध्यान से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे। पढ़ाई भी करेंगे तो पूरे मन से करेंगे, अन्यथा वो काम नहीं करेंगे। यह बालक अपने समुदाय में अधिक लोकप्रिय होते हैं। इनमें अनोखी प्रतिभा होने के कारण सभी के प्रिय होते हैं। नेक्स्ट है, यह बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक जिज्ञासु होते हैं। साथियों इनके प्रश्न लगातार आते रहते हैं और हर बात को ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो इनका हमेशा क्या होते हैं, प्रश्न आते रहते हैं, और किसी भी टीचर की ये जिम्मेदारी है
कि वह उन प्रश्नों का क्या करे, समाधान करे, ताकि उन बालकों की जिज्ञासा शांत हो और वो अपने क्षेत्र में और अधिक दक्ष हो, विकसित हो, है ना। तो यह बालक अपनी कक्षाओं में अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। यदि आप अधिक प्रश्न करते हो, किसी बात को जानना चाहते हो, तो ये आपके अंदर प्रतिभाशाली होने का गुण है ना। यह बालक अपनी कक्षा के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम में रुचि दिखाते हैं। यह अपनी कक्षा का सिलेबस तो पढ़ेंगे ही साथियों, बाकी जो अन्य किताबें होती हैं जो आपके ज्ञान बढ़ाने में काम आती हैं, चाहे धर्म की हो या कोई साहित्य हो या कोई मैगजीन हो, उनको भी वो पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यह बालक उद्देश्य और लक्ष्य केंद्रित होते हैं, यानी ये जो भी काम करते हैं साथियों वो लक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं, है ना। जो प्रतिभाशाली बालक होंगे इनका एक लक्ष्य होता है और जो भी काम करेंगे वो अपने लक्ष्य को मद्देनज़र ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यह बालक स्पष्टवादी होते हैं, जो कहना होता है साफ कहते हैं, है ना, गोल घुमा घुमा के नहीं कहेंगे, है ना। क्या है, यह बालक कैसे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, जो भी कहेंगे साफ कहेंगे। नेक्स्ट है, विद्रोह तथा नकारात्मक प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं किनमें, बालकों में। नेक्स्ट है, हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं। साथ ही जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी आमतौर पर जो हैंड राइटिंग है वो खराब पाई जाती है। जैसे लिखेंगे राम, कैसे लिखेंगे, राम, पता चला सिर रेखा ही छोड़ दी, है ना। या फिर शून्य राइटिंग नहीं होगी, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा अधिक काम करने पर होता है, तो ये अपनी हस्तलेखन पर ध्यान नहीं देते और उनकी राइटिंग क्या होती है, खराब होती है। और जहाँ तक है हस्तलेखन में कैसे होते हैं, लापरवाह होते हैं। नेक्स्ट है, यह बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि इनकी उच्च होती है। कैसे होती है, संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक ज्ञान, स्पष्ट चिंतन, सूक्ष्म अवलोकन, अर्थ ग्रहण की क्षमता आदि क्षमता इनकी कैसी होती है, उच्च होती है। यह बालक अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। साथियों, ये बालक जानते हैं कि हमें कहाँ मेहनत करनी है, हमारा कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है ना। यदि कोई भी बालक अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता है तो समझ जाना कि वह प्रतिभाशाली नहीं है। कोई भी बालक यदि अपनी कमजोरियों को जानता है कि हमें अधिक गुस्सा आता है या हम इस विषय में कमज़ोर हैं, हमें इसको पढ़ना चाहिए, तो वो एक उसका प्रतिभाशाली होने का गुण है ना। इन बालकों में प्राय नेतृत्व की क्षमता होती है। यह क्लास का मॉनिटर बनना पसंद करते हैं, है ना। और कोई भी काम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, चाहे वो रैली निकालना हो, चाहे किसी कार्यक्रम का आयोजन करना हो, तो उसमें नेतृत्व की क्षमता प्राय पाई जाती है। यह बालक भावी वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चिंतक, विचारक, शिक्षाविद तथा अनुसंधान करता होते हैं, ठीक है। साथियों, आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि दो राय हैं। एक कहते हैं, एक राय यह है कि प्रतिभाशाली बालक वह होते हैं जो सभी कामों में श्रेष्ठ होते हैं, है ना। और कोई यह कहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में विशेष हो। वो यदि किसी एक काम में भी बहुत अच्छे से कर लेता है तो कैसा है, बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत में बहुत अधिक निपुण है तो वो कैसा है, प्रतिभाशाली है ना। कोई व्यक्ति यदि नृत्य में बहुत अच्छे से निपुण है तो वो क्या है, प्रतिभाशाली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपने यहाँ पे जाना क्या, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, जिसमें आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है, वो याद रखना है कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है और यह बालक जन्मजात होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हैं कि इनके कार्यों में भिन्नता होती है। क्या, क्रियाकलापों में भिन्नता होती है। इनकी दिनचर्या में भी भिन्नता होती है। जो सामान्य बालक होते हैं कि 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, है ना। प्रतिभाशाली बालक जरूरी नहीं है कि 5 बजे उठें, वो 8 बजे भी उठ सकते हैं, ठीक है। रात को 3 बजे सो भी सकते हैं। यानी सामान्य बालक होते हैं, इनसे इनकी क्रियाकलाप कुछ भिन्न होते हैं। समस्या समाधान में शीघ्रता होती है, ठीक है। और देखा जाए तो स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है ना। कैसे होती है, यह निर्णय क्या है, आसानी से ले लेते हैं और यह आत्मनिर्भर होते हैं। हमेशा यह खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। शब्द भंडार व्यापक होता है। इनके पास शब्द अधिक होते हैं। यदि इनको कोई निबंध लिखने को दिया जाए तो वे सबसे अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इनको शब्दों का प्रयोग करना अच्छे से आता है। तो ये सब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं थीं। आगे हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कैसे करें। तो साथियों, एक तो हम इसको सामान्य अवलोकन के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें हम उनकी शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण करके, मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण करके, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का निरीक्षण करके हम उनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा, उनका व्यक्तित्व अवलोकन। अध्यापक बता सकता है कि कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा नहीं है, क्योंकि वह कक्षा में पढ़ाता है तो वह जानता है कि कौन सा बालक अधिक प्रश्न करता है, कौन सा बालक अधिक जिज्ञासु है, किसकी व्यवहार कैसा है। तो यह अध्यापक का निर्णय बता सकता है कौन सा बालक प्रतिभाशाली है। अभिभावक एवं मित्रों के अभिमत, मित्र बता सकते हैं कि उसका जो मित्र है किस प्रकार के उसके कार्यकलाप हैं। अभिभावक बता सकते हैं उनके बेटे का व्यवहार कैसा है या वह किस काम में निपुण है। तो व्यक्तित्व अवलोकन के माध्यम से भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। कुछ साथियों यहाँ पे प्रमाणीकृत
परीक्षण भी हैं जिनमें बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, रुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण भी आते हैं। इनके माध्यम से भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या शिक्षा होना चाहिए। तो साथियों इसमें कुछ बिंदु हैं, इनको हम जान लेते हैं। पहला यह है कि सामान्य रूप से कक्षोन्नति की जाए। कैसी? सामान्य रूप से कक्षोन्नति की जाए। साथियों इसमें दो मत देखने को मिलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इनको एक क्लास छोड़ के हमें एडमिशन दे देना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं यदि कोई बालक कक्षा 5 के प्रश्नों को हल कर लेता है, कक्षा 3 में रह के कक्षा 5 के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो उसमें हम 4 में ना प्रवेश करा के उसको सीधा हम 5 में पढ़ा दें। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसका वो करते हैं, विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बालक को यदि आप कक्षा छोड़ते हो तो उसको आप उस क्षेत्र के ज्ञान से, उस कक्षा के ज्ञान से आप उसको वंचित रखते हो। इसलिए किसी भी बालक को सामान्य रूप से कक्षोन्नति दी जाए जैसे अन्य बालकों को दी जाती है, ताकि उसको नुकसान ना हो। नेक्स्ट, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इनके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी पुस्तकों का निर्माण करें, ऐसे पाठ्यक्रम का तैयार करें जिसमें कुछ कठिन सवाल हो, जिसमें कुछ कठिन गतिविधि हो, जिनको करना आसान ना हो। तो इस तरीके की हम उनको शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से बालकों पर ध्यान देना चाहिए। साथियों हर शिक्षक को यह काम है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन पर ध्यान दें। उन पर ध्यान देने से क्या हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र में और अधिक दक्ष हो सकते हैं और उनकी जो परिणाम है और अधिक सफल हो सकते हैं और अधिक अच्छे हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से इन बालकों पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृति की शिक्षा दी जाए। एक साथ मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हॉलिंगबर्थ। क्या नाम है? हॉलिंगबर्थ। यह कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति की शिक्षा दी जाए, ताकि वह जाने कि उनकी संस्कृति क्या है, उनके नियम कानून क्या हैं। उनको जितना अच्छे से जानेंगे उनका विकास उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। किसने कहा? हॉलिंगबर्थ ने कहा है। नेक्स्ट है विशेष अध्ययन की सुविधा दी जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए, जैसे नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये सब चीज़ें आयोजन किया जाए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए, सामाजिक अनुभवों के अवसर प्रदान किए जाएँ, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जाए, शैक्षिक भ्रमण कहीं टूर लिए जाए ताकि विभिन्न स्थानों पर जाके उनका वह देखें, उनको उनके बारे में जाने और उनके बारे में अधिक से अधिक समझ सके। इसलिए उनको भ्रमण कराया जाए और तकनीक का प्रयोग जितना भी हो सके उनको नए नए तकनीकियों का प्रयोग, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप उनको शिक्षा दें, है ना। तो इन सब के माध्यम से भी आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। और इसके अलावा आप यह ध्यान रख सकते हैं कि शिक्षा देते समय उनके पास जो श्रेष्ठ अध्यापक हों, कैसे अध्यापक हों? श्रेष्ठ अध्यापक हों, जो कैसे हो ट्रेनिंग हो, जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा हो, जो इन बालकों के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, उनको ही नियुक्त किया जाए, है ना। और इनके बालकों को उत्तरदायित्व का कार्य दिया जाए, इनको कुछ कार्य दिए जाएँ ताकि अपने उत्तरदायित्व को समझें। तो इस प्रकार से आप इनकी शिक्षा का व्यवस्था कर सकते हैं। आपको साथ में यह बात ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पढ़ा था कि विशेष पाठ्यक्रम, साथ ही एक शब्द आता है क्या? विशेष कक्षा। आप इनके लिए विशेष कक्षाएं या विशिष्ट कक्षाओं या विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। और जो आपको ध्यान रखना है कि जो विशिष्ट कक्षाएं हैं या विशेष विद्यालय हैं, इनकी स्थापना सिर्फ 2 प्रकार के बालकों के लिए की जाती है। एक तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए और दूसरा मंदबुद्धि के बालकों के लिए, है ना। तो प्रश्न आ जाए कि विशेष विद्यालय या पृथक विद्यालय की स्थापना किन के लिए की जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालकों के लिए। और बाकी किसी भी प्रकार के बालकों के लिए विशेष विद्यालय या पृथक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जाती है। ठीक है। और जैसे आपने देखा हुआ कि नवोदय किसका? इसी का परिणाम है ना। नवोदय इसका परिणाम है। तो साथियों इस वीडियो में हमने बात की किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की। इसमें हमने जाना उनकी परिभाषाओं की, उनकी बुद्धि लब्धि किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार बताए हैं, उनकी विशेषताओं की, उनके लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए। और एक बात और है, आपको यह याद रखना है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु जो प्रयोजना विधि है, कौन सी विधि? प्रायोजना विधि है, वह सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सा विधि? प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न आ जाए कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो है कौन सी विधि? प्रायोजना विधि। इसके अलावा हम बात करें तो निगमन विधि, हार्वेस्टिंग विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रोजेक्ट विधियाँ भी इनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जो इनके लिए अच्छी हो सकती हैं, है ना। तो साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।